दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा इलेक्शन में मतदान बम्पर हो रहा है। काफ़ी हैवी मतदान है। लोग बता रहे हैं, जो मतदान को देख रहे हैं, जो नज़र डाले हुए हैं, जो पत्रकार बहुत घूम रहे हैं, हमारे उसमें बहुत सारे मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मतदान चल रहा है। इस अच्छे मतदान का क्या मतलब होगा, ये कहना आजकल बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार हम लोग जब शुरुआती दौर में, याद है मुझे, जब हम रिपोर्टर थे तो हम लोग जब जाते थे पोलिंग बूथ पे, तो जहां हैवी मतदान होता था तो हम लोग मान कर चलते थे कि सरकार के खिलाफ मतदान हो रहा है, यानी विपक्ष की स्थिति मजबूत है, लोग नाराज हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कई बार हैवी मतदान भी सरकार के पक्ष में चला जाता है, जो सरकार है उसी के पक्ष में चला जाता है। तो अब ये कोई नियम नहीं रह गया है कि जहां पर बहुत हैवी मतदान होगा वहां पर सरकार के विपक्ष में ही होगा या सरकार के पक्ष में ही होगा। नोबडी नोज, कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये जरूर है कि राजस्थान में हर एक व्यक्ति इस वक्त जो कह रहा है, हम कुछ दिन पहले राजस्थान गए थे, हमने उस समय भी लोगों से पूछा, अभी चुनाव का माहौल उतना नहीं बना था, लेकिन फिर भी हमने पूछा कि भाई क्या होगा, तो लोग एक ही सवाल करते थे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन राज भी बदल सकता है और रिवाज भी बदल सकता है। राज बदलने का मतलब कि राजस्थान में हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। कांग्रेस की रहती है 5 साल, फिर बीजेपी की आ जाती है, बीजेपी की चली जाती है, फिर कांग्रेस की आ जाती है। तो ये जो रिवाज है वो एक हर बार 5-5 साल की बारी दोनों पार्टियों को मिलती है। अब इस बार सवाल यह है कि क्या ये रिवाज 5 साल वाला बदल जाएगा, क्या ये कंटिन्यू कर जाएगी सरकार? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। हमारे लिए भी एक प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि जिस तरह शुरू के दौर में लगता था कि बीजेपी चूंकि विपक्ष की पार्टी है, 5 साल बाद उसको आना ही है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े कैंपेनर हैं, चुनाव के बड़े दिग्गज प्रचारक हैं, जो हारी हुई बाजी को जीतने का इल्म रखते हैं, कौशल रखते हैं। लेकिन जादूगर के नाम से मशहूर, सियासत में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत ने इस पूरे चुनाव में जिस तरह से उन्होंने प्रचार को नियोजित किया है और जिस तरह नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की शैली को काउंटर किया है, बहुत ही ताकत के साथ और बहुत दक्षता के साथ, तो ये मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो बहुत शानदार ओरेटर नहीं है, अशोक गहलोत बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन टेबल टॉक शानदार करते हैं, लोगों से सीधा डायलॉग करते हैं और सरकार चलाने का जो इल्म है और कौशल है वो किसी से कम नहीं जानते, बल्कि ज्यादा जानते हैं। चुनाव में जिन इश्यूज को वो उठा रहे हैं और उनकी पार्टी पूरा साथ दे रही है। अब 7 गारंटीज, ये 7 जो गारंटीज उनकी हैं, मैं समझता हूं कि बीजेपी अक्सर इस तरह की बात करती थी कि हम इतनी गारंटी ये देते हैं, हम ये गारंटी देते हैं, ये गारंटी देते हैं, लेकिन उन गारंटीज पर, बीजेपी की गारंटीज पर ये जो गारंटी इनकी साथ है वो जबरदस्त, बहुत हेवी, भारी पड़ रही है। अब इसमें क्या क्या है आप सुनिए, और कैसे कैसे लोगों को इन्होंने न केवल लोगों को इससे आकर्षित किया है अपने प्रति, अपनी सरकार के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति, बल्कि कुछ नई बातें भी उसमें पेश की हैं जो इनोवेटिव हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं और आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर भी। अब जैसे 10,000 प्रति महिला जो फैमिली हेड होगी उसको हर वर्ष मिलेगा 10,000। इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा की गारंटी, इंग्लिश ये शायद ही किसी प्रदेश में आप पाएंगे। अंग्रेजी माध्यम से स्कूली शिक्षा की गारंटी एक सरकार दे रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह की बात तो नहीं कर सकती, पार्टी भी नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी भी पहले नहीं किया करती थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की गारंटी नहीं दिया करती थी। लेकिन पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में सरकार ने वहां पर आत्माराम स्कूल खोले और उसमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज के दौर में जब सरकारी
स्कूलों में गरीब के बच्चे, सबाल्टर्न समूहों के बच्चे, दलित, आदिवासी, ओबीसी के बच्चे और अपर कास्ट के गरीब तबके के बच्चे ही केवल पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, मध्यवर्गीयों के भी बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में। तो एक शिक्षा के स्तर पर एक विभेद जो पैदा कर दिया गया है एलीट और नॉन एलीट का, एलीट और सबाल्टर्न का, उस मामले में ये जो गारंटी है बहुत महत्वपूर्ण है कि देहात में, गांव में, कस्बे में जो गरीब तबके के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको शहर के एलीट, मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग जो भी है, अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं लोग, उनके बच्चों से कंपटीशन में लाने के लिए सरकार इन लोगों को, गांव के लोगों को, कस्बे के गरीब लोगों को कह रही है कि आपके बच्चों को हम अंग्रेजी शिक्षा मुहैया कराएंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही इनोवेटिव स्कीम है और निजी तौर पे मैं इस तरह की स्कीम का समर्थक रहा हूं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के गाँव में, कस्बों में, शहरों में शायद इसकी अपील होगी अगर सरकार ने इसको प्रोपगेट किया होगा सही ढंग से। एक तो ये बात मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहता था। दूसरी बात, जो लैपटॉप और टैबलेट वगैरह की बात है, ये तो सभी लोग करते हैं आमतौर पे, आजकल हर जगह साउथ इंडिया में बहुत होता है। अच्छा, इसके अलावा 15 लाख की जो बीमा पॉलिसी ये कह रहे हैं कि फ्री बीमा होगा प्रति परिवार जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम ये सबसे मोहक है, मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत आकर्षित करने वाली स्कीम है और इसका प्रभाव कई स्टेट में हम देख चुके हैं चुनाव के दौरान। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अपनी इन 7 गारंटीज और अपनी सहज संवाद शैली जो अशोक गहलोत की है, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक तरह से उनके सामने एक तरह से खड़ा हो गए, एक ऐसे कैंपेनर के रूप में जो उनकी तरह ओरेटरी उस तरह की भाषणबाजी तो नहीं करता है, लेकिन अपनी खास संवाद शैली में वो प्रधानमंत्री का मुकाबला कर रहे हैं। और सच पूछिए तो राजस्थान के चुनाव में कोई बीजेपी का नेता प्रादेशिक स्तर पर नहीं है जो अशोक गहलोत के मुकाबले में दिखाई देता हो। ऐसा लगता है कि यह चुनाव प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री है, यानी नरेंद्र मोदी एक तरफ और अशोक गहलोत दूसरी तरफ। अशोक गहलोत की जो फौज है उसमें उनके सेनापति लोग भी हैं, उनके संरक्षक हैं राजनीतिक तौर पे अगर कहा जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो टॉप लीडर हैं, कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। राहुल गांधी उनके स्टार प्रचारक हैं। प्रियंका गांधी, बहुत ही जबरदस्त उनका कैंपेन है इस बार राजस्थान में। तो ये सारे लोग, ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत के प्रचार में एक असिस्ट कर रहे हैं, एक तरह से मदद कर रहे हैं। लेकिन जो मुकाबले में सबसे आगे चल रहा आदमी है उसका नाम अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत ने अपनी उम्र के बावजूद, अपनी शानदार भाषणबाजी न होने के बावजूद, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सामने एक पूरी तरह से एक तरह से चट्टानी अपनी ताकत दिखाई है अपने कांग्रेसियों की, जैसे सचिन पायलट को भी उन्होंने एकजुट किया, एक चट्टानी एकता दिखाई देती है। बल्कि बीजेपी की हालत इतनी शानदार नहीं है अगर एकजुटता के हिसाब से देखा जाए तो। सचिन पायलट को जितना पहले उछाला गया था मीडिया में कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल पटेगी नहीं, चुनाव में बिल्कुल बिखर जाएगा कैंपेन, लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने मिलकर चुनाव प्रचार किया है। और सचिन पायलट को फुसलाने के लिए कह लीजिए या गुर्जर समुदाय में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बनाने के लिए प्रधानमंत्री को यह तक कहना पड़ा कि दिवंगत राजेश पायलट, सचिन के पिता, उनके प्रति नेहरू गांधी परिवार का अप्रोच बहुत खराब था, रवैया बहुत खराब था, व्यवहार उनका इतना खराब था कि वो आहत हो गए, बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस में इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। ये सब बातें भी कह दी, लेकिन उसका जवाब भी सचिन ने दे दिया। सचिन ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं कि उससे बीजेपी को काफ़ी झेपना पड़ा वहां के नेताओं को, खासकर राजस्थान के नेताओं को, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बिलो द बेल्ट है, या इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो सही नहीं है उसको वो सही के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की आलोचना उन्होंने की। तो इससे भी मैं समझता हूं कि बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव में आई। अब देखना यह है कि दोनों तरफ के चुनाव प्रचार में, एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। इसके अलावा एक और मामला निकला, ये निकला पनौती वाला। अब पनौती वाला मामला कितना कहां अपील कर रहा है नोबडी नोज, लेकिन भाषाई मर्यादा जो है इस चुनाव में जरूर नीचे गिरी है
और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है सर्वाधिक। उन्होंने जिस तरह से भाषाई मर्यादा गिराई है पिछले 6, 7, 8 सालों से लगातार, मैं समझता हूं कि उसका प्रभाव हर दल में पड़ रहा है। मैं किसी भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल को भाषा की मर्यादा गिराने पर मैं बख्शता नहीं हूं। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी भी नेता को बिलो द बेल्ट जाना चाहिए या एक स्टैंडर्ड से नीचे गिरना चाहिए। लेकिन अगर इसके लिए सबसे बड़ा कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, जिन्होंने न जाने किस तरह से हमारे चुनाव प्रचार की स्थिति को बहुत ही कमज़ोर किया है। सांप्रदायिक स्तर पर, जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, हर स्तर पर एक विद्वेष और विभेद पैदा करने वाली स्थितियों को उन्होंने पैदा किया है चुनाव के दौरान। ये मैं समझता हूँ कि राजस्थान में भी देखा गया। अब इन एक से एक ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़े गए राजस्थान के चुनाव प्रचार में, जिनको जनता भूल चुकी थी और जनता में किसी तरह की कटुता सांप्रदायिक आधार पर नहीं थी, उनको भी उभारा गया। लेकिन उसका जवाब भी बहुत ज़बरदस्त दिया। खासकर कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने तो कई मौक़ों पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बीजेपी के सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले कैंपेन को काउंटर किया। तो मैं समझता हूं कि कैंपेनिंग के स्तर पर कांग्रेस का भी इस बार अगर देखा जाए राजस्थान में, तो उसने बीजेपी को अपने से ऊपर नहीं उठने दिया। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी चुनाव प्रचार में सबसे आगे रहने वाली पार्टी है, लेकिन इतने संसाधन के बावजूद, इतने दमखम के बावजूद, इतने सारे नेताओं के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को बिल्कुल नीचे गिरा देगी, समेट देगी, चुनाव प्रचार में उनको सरपास कर देगी, ऐसा नहीं है। दोनों कांटे का एकदम मुकाबला था, चुनाव प्रचार में भी और वायदे करने में भी और नेताओं के भाषणों में भी। राहुल गांधी भी खूब जमे, प्रियंका गांधी भी खूब जमी। तो दोस्तों अब देखना यह है कि ये जो राजस्थान में, पहले आपको बता दें कुल मिलाकर 200 सीटें हैं, लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है 199 के लिए 199, एक उम्मीदवार उनका निधन हो गया था, तो उनकी सीट पर बाद में मतदान होगा। तो 199 जो सीटें हैं, इन पर क्या स्थिति होगी। पिछली दफ़ा कांग्रेस को 99 सीट आई थी, बीजेपी को 73 सीट आई थी, सरकार बन गई थी क्योंकि कांग्रेस को सीटें भी ज़्यादा थीं, प्लस उन्होंने बीएसपी के भी कई विधायकों को अपने साथ समेट लिया था। अब इस बार के चुनाव में क्या होगा ये देखना है। और लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, सचमुच इस बार इस चुनाव की सबसे बड़ी जिज्ञासा है लोगों में, सबसे बड़ी उत्सुकता है कि क्या होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।